हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BEGAE 182 का सॉल्व PYQ। और देखिए स्टूडेंट्स, इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको कम से कम 3 साल के PYQ को सॉल्व करने होंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 साल का दिया है और 1 साल कौन सा आप प्रिपरेशन करेंगे, कौन सा आप रेडी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और देखिए आपका ये टाइटल है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इसको हिंदी में बोला जाता है अंग्रेजी संचार कौशल। मतलब कि इंग्लिश में बात करने का तरीका, इंग्लिश बात करने का हुनर। तो कैसे इंग्लिश में बात किया जाएगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीज़। और ये है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप 2 साल का भी PYQ करके जाते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप पास जरूर हो जाओगे। सो देखिए इग्नू के जो भी स्टूडेंट्स जून में एग्जाम अभी तो दे ही रहे हैं, दिसंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं दिसंबर 26 में एग्जाम देंगे, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो तो इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है BGA 182। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है। तो इसका मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ये अगर अगर समझ लेना सब्जेक्ट कोड का ये टाइटल, देन आपको ये सब समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अंग्रेजी भाषा में अपनी बात को सही और प्रभावी तरीके से दूसरों तक पहुंचाना क्या होगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होगा। जैसे कि इंग्लिश में सुनना, ठीक है। जैसे इंग्लिश में सुनना, अंग्रेजी में कही गई बात तो समझना, सुनना, है ना। स्पीकिंग करना, रीडिंग करना, राइटिंग करना, मतलब इंग्लिश में ही। तो सही तरीके से करना ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाएगा। बट देखिए स्टूडेंट्स, हम जो यहाँ पर लिए हैं जून 2024 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए हैं और एक क्वेश्चन पेपर है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको एग्जाम पास करने के लिए और एक क्वेश्चन पेपर करना होगा दिसंबर 2025 का। कुछ महीना पहले जो एक हुआ है दिसंबर 2025 का, उसे भी देखना है। क्योंकि अगर वो देख लेते हैं ना, यानी 3 साल का अगर आप देख लेते हैं, एक लेटेस्ट देखना है आपको, 2 साल पहले कभी का किसी भी ईयर का देख लेना है, तो ये लेटेस्ट आपको देखना ही है 2025 का। इससे आपको ये पता चला गया आपका क्या पैटर्न था, किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब पता चले जाएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको वहां से डायरेक्ट मिलेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्वेश्चंस ये है आपका क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2025 का। देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका जो ये एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम होता है 2 घंटे का। और आपको यहाँ पर 50 मार्क्स मिलेंगे। 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को आपको बनाना अनिवार्य है। यहाँ से देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका होगा, पहला क्वेश्चन होगा, देखिए क्या है कि एनी 4 फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 100 वर्ड्स। तो भाई 100 वर्ड्स में आपको पहला क्वेश्चन का आंसर देना है। और एक क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन का, कोई भी 4। तो ये सब क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आपका ये क्वेश्चन हो गया, सेकंड नंबर में क्वेश्चन हो गया, ठीक। ये 4 4 नंबर के, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 6 क्वेश्चन आपको, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टोटल, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। और 6 क्वेश्चन में आपको कोई भी जो अच्छा लगे वो कोई भी 4 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जो आपको समझ में आता है। और कितना, एक ही एक पेज लिखना है, सिर्फ एक एक पेज लिखना, टेंशन कहाँ है, एक एक पेज लिखना है। तो 2 साल का मैं सॉल्व करवा ही रहा हूँ, तीसरा आप ये भी कर लेना। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये दिसंबर 25 का भी देखना है ना। बहुत अच्छे से देखना, समझना है और अपने एग्जाम में सही तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका स्टार्ट है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है स्टूडेंट्स, आपके 10 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 10 मार्क्स के हैं। और इसका कैसे है, यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, एक्सप्लेन ओरल एंड रिटेन मोड्स। ओरल मतलब मौखिक, रिटन मतलब लिखा हुआ। तो आप देखिए, तो आप दोनों मोड्स में आपको वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में समझाना है। समझ में आ रहा। और यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए हम लोग जिस तरह से बात करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति जब हम किसी व्यक्ति से मुंह से बोलकर बातचीत करते हैं, तो उसे ही हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है।
तो आपने क्या देखा? जैसे मान लो कि शिक्षकों का छात्रों को पढ़ाना वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। दोस्तों के साथ बातचीत करना वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। फ़ोन पर बात करना वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है? भाषण देना वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन अलग-अलग टाइप से भी हो सकते हैं। जैसे रिटन मोड्स हो सकते हैं, ओरल मोड्स हो सकते हैं। ठीक है? तो ये सब आपका बाकी यही है, तो इनको अच्छा से अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, कोई दिक्कत ना है। इसीलिए आप ना इनका एग्ज़ाम्पल देख लीजिएगा, नेट से देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए है कि मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर का अभी करके जाना है। है ना? गिव डिटेल्स ऑन द सिचुएशंस वेयर द ओरल एंड द रिटेन मोड्स मतलब ऐसा कौन-कौन सा सिचुएशन आता है जब ओरल का उपयोग करते हैं, रिटेन का उपयोग करते हैं। ऑल्सो डिस्क्राइब वेयर बोथ मोड्स आर यूज्ड दोनों मोड्स को डिस्क्राइब करना है बताओ। ठीक है, सही तो है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द फॉलोइंग टॉपिक मतलब देखिए 5 स्टूडेंट्स का कोई भी 5 स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ग्रुप डिस्कशन करना है 5 स्टूडेंट्स के बीच का, तो वो आपको लिखना है राइट आउट अ ग्रुप डिस्कशन विथ एट लीस्ट 3 टर्न्स ईच है ना? तो आपको कोई किसी भी विषय पर ना आपको कम से कम 3 टॉपिक पर बात करना, ठीक है? तो इनमें से कोई भी एक करना है, कोई भी एक, 2 क्वेश्चन है, कोई भी एक एनी वन आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक? उसके बाद अगर आप वो नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है? तो ये है कोई एक। तो इस तरह से आपने उसमें भी 10 मार्क्स देखा। 4 नंबर में भी आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। तो राइट एन एसे ऑन एनीवन किसी एक पर ऐसे आपको लिखना है और यहाँ पे आपको दे दिया है द एसे शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड। ठीक? तो अच्छे तरीके से आपको ना 2 में से कोई भी एक यहाँ लिखा है ना कोई भी एक एनीवन है ना? तो यहाँ पे एक है आपका ये इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड एंड क्लाइमेट चेंज इन दोनों में किसी एक पर ऐसे लिखना है। बहुत अच्छा है बताओ, कितना अच्छा-अच्छा है या फिर आपको बैरियर्स के बारे में बनाता है। ये सब क्वेश्चन जो रिपीट हो जाते हैं बैरियर कम्युनिकेशंस तो ये भी देख लिया आप लोगों ने। तो किसी एक पर लिखना है और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन्स आपका कंप्लीट होता है। आपने क्या देखा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया, देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ईज़िली आप 50 नंबर गेन कर पाओगे ईज़िली मतलब लिख पाओगे। अब भई किस तरह लिखोगे वो आप पर डिपेंड होता है। बट आप अच्छा से लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग कंप्लीट वीडियो को वॉच करेंगे, समझेंगे। ध्यान से समझना यहाँ से। सो देखिए यहाँ पर आपका जून एग्जाम 2024 का हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ सच में यही क्वेश्चंस हैं। तो देखिए ये है आपका जून 2024 का क्वेश्चन पेपर और हम लोग करने वाले हैं इनका ही सॉल्व है ना सॉल्यूशन। तो राइट शॉर्ट नोट्स एनी 4 किसी 4 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है 100 वर्ड्स में, एक-एक पेज में। ठीक है? तो पहला जो है हमारा स्ट्रेस एंड इंटोनेशन एंड होमोफोन्स एंड वर्ड शिफ्ट एसेंशियल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशंस। तो इनमें से देखिए कोई भी हम लोग को 4 करना है। तो यहाँ कितना है बहुत सारे हैं देखिए 6 क्वेश्चन है और 4 ही करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझते हैं। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो स्ट्रेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स तनाव, खिंचाव, है ना? खिंचाव। यहाँ पे कम्युनिकेशंस पे हम लोग हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशंस पे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग बात चलेगी। तो तनाव का मतलब यहाँ पर खिंचाव है और इंटोनेशन का मतलब होता है कि हम लोग जब स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, बोलने में होने वाले उच्चारण। यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब आप तो समझ चुके हैं इंटोनेशन का भी मतलब। तो अब हम लोग इसे और भी अच्छा से समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस का क्या मतलब आपने समझा कि जिस भी वर्ड्स पे, जिस भी शब्द या शब्दांश, जिस भी वर्ड एंड सिलेबल पर जोर दिया जाए, ठीक है? तो जोर देने के कारण, स्ट्रेस करने के कारण हमारा जो बनता है, वो स्ट्रेस बनता है, ठीक है? तो स्ट्रेस देना ही आपको ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं? किसी भी वर्ड्स के अकॉर्डिंग, किसी भी वर्ड्स में से करते हैं। देन जैसे आप लोग इसमें से कुछ एग्ज़ाम्पल मानो, तो देखो, मान लो एक है टेबल, टेबल। तो टेबल में स्ट्रेस किस पे दिया गया? टेबल में किस पर स्ट्रेस दिया गया? टे।
टेबल, टेबल। तो टी ए जो है इस पे स्ट्रेस दिया गया। एंड डॉक्टर की बात करें, DOCTOR है ना, DOCTOR। तो डॉक्टर पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डॉक, डॉक, डॉग पर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं टर को, है ना। तो इस तरह से आपने क्या देखा, स्ट्रेस। तो अगर हम लोग सही स्ट्रेस ना लगाएं तो अंग्रेजी बोलने का तरीका अजीब लगेगा। जैसे मान लो डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, 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 डॉक्टर बोलेंगे। टेबल को टबल, टबल, टेबल। मतलब इसको अगर जैसे तैसे बोलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। तो हम लोग फिर शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। तो ये होता है, ये दोनों का मतलब समझ गए। और इसमें से मतलब भी आपको आंसर भी दिया हुआ है, ये समझ लीजिएगा। ठीक। उसके बाद आपका आता है होमोफोन्स एंड वर्ड शिफ्ट। क्या होता है होमोफोन्स, क्या होता है वर्ड शिफ्ट, इसे समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे होमोफोन्स की अगर बात करें तो होमोफोन्स क्या होता है, होमोफोन्स वो होता है ना जिसके उच्चारण में, जिसके प्रोनाउंसिएशन में जो साउंड होता है वो क्या होता है, एक जैसा होता है। लेकिन उनका जो मीनिंग होता है एंड स्पेलिंग जो होता है, ठीक है, इसके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं उनका वो प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन मीनिंग एंड स्पेलिंग अलग अलग हो सकता है। देन वो क्या कहलाएगा, होमोफोन्स। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सन, ठीक है। तो इसका जो सन है, सन मतलब होता है सूरज, या फिर सन मतलब सूर्य भी हम लोग इसको बोलते हैं, सूरज को। तो सन मतलब हो गया आपका सूर्य, और सन मतलब क्या होता है, बेटा। ठीक है, सन मतलब सूर्य, और SON, सन मतलब क्या होता है भाई, बेटा। तो दोनों सेम ही तरीके से बोला जाता है, सन मतलब सूर्य। तो यहाँ पे उच्चारण जो हुआ है सेम हुआ है, सन और सन। तो शन सन उच्चारण हुआ है, सुनाई तो सेम ही दे रहा है, बट दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है, मतलब अलग अलग है। स्पेलिंग में आपने क्या देखा, इसमें SUN है, इसमें SON, सुनाई सेम ही दे रहा है, सन सन। तो इसका मतलब सूर्य, इसका मतलब बेटा। तो ऐसा सिचुएशन में आप उसे होमोफोन्स बोलेंगे। और भी कई देख सकते हैं, जैसे दूसरा मैं आपको यहाँ पे दूं जहाँ स्पेस मुझे मिले, है ना, यहाँ पे दूसरा हम ले सकते हैं सी। ठीक है, एक सी का मतलब होता है भाई समुद्र, ठीक। और दूसरा सी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक, सी, सी मतलब होता है देखना। तो दोनों को जब हम लोग बोलते हैं तो सी सी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी सी, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन जो कर रहे हैं वो सी सी का ही कर रहे हैं। देन रिजल्ट जो मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है, वर्ड्स मीनिंग अलग है, ठीक है, स्पेलिंग अलग है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। सो ये समझ गए ना। तो ये है होमोफोन्स। तो इस तरह से कई एग्जाम्पल अपनी तरह से सोच के दे सकते हैं। एग्जाम में आपको लिखना है 10 मार्क्स, आपको 10 मार्क्स में लिखना है, 5 मार्क्स, जिस तरह से भी उसी तरह के आपको आंसर देने हैं। ठीक। तो दूसरा हम और भी ले सकते हैं, राइट, राइट और राइट। तो ये दोनों आपका देखिए सेम, सुनने में सेम लगता है, राइट राइट। तो राइट मतलब सही होता है, और ये राइट मतलब लिखना होता है। तो ये आपका क्या है भैया, होमोफोन्स। तो इस तरह से याद रखना कि आवाज एक जैसी, लेकिन अर्थ जो है, मीनिंग जो है एंड स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होता है। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करें यहाँ पे सेकेंड टॉपिक का, वर्ड शिफ्ट। वर्ड शिफ्ट का शिफ्ट का मतलब ये होता है कि वर्ड का परिवर्तन, है ना। वर्ड शिफ्ट मतलब समझ लो शब्द परिवर्तन। वर्ड शिफ्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है, शब्द का परिवर्तन करना, शब्द परिवर्तन। तो ये शब्द परिवर्तन कैसे होता है भैया, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि एक ब्यूटी है, ठीक है, ब्यूटी है, और इसका हम लोग शब्द परिवर्तन करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल लिख लिए, ठीक है।
तो अब यहाँ पे शब्द परिवर्तन क्या हुआ? ये जो ब्यूटी था, ये क्या था भाई? नाउन था, ठीक है? और जब ये शब्द परिवर्तन हुआ, यानी कि वर्ड शिफ्ट हुआ, तो ये वर्ड शिफ्ट होने से आपका एडजेक्टिव बन गया, विशेषता बन गया। इसी ब्यूटी का विशेषता बन गया ये ब्यूटीफुल, है ना? तो ये क्या बन गया भैया? एडजेक्टिव, ठीक? तो आपने क्या समझा? वर्ड शिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं? वर्ड को ही थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा-सा शिफ्ट करते हैं, कुछ अलग-सा बनाते हैं, ठीक? दूसरा कई एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लो एक सक्सेस है, ठीक है? तो सक्सेस है, ये अभी क्या है? ये अभी नाउन है। सक्सेस अभी क्या है? नाउन है। अब इसका वर्ड शिफ्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं सक्सेसफुल, ठीक है? तो जैसे ही सक्सेसफुल लिखे तो ये एडजेक्टिव हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये समझ गया। और भी कई भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो कन्फ्यूज़न नहीं होगा फिर आपको। एक ले लिया हम डिसाइड, डिसाइड वर्ब होगा आपका, है ना? मतलब फैसला लेना। और इसका हम लोग अगर वर्ड शिफ्ट करेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग डिसीजन, ठीक है? डिसीजन। तो डिसीजन का मतलब क्या हो गया? डिसाइड और डिसीजन, है ना? तो फैसला ले लिया। तो डिसाइड किया फैसला लेने का, लेकिन डिसीजन मतलब फैसला ले लिया। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जब डिसाइड था तो वर्ब था। अब डिसीजन जो हुआ, तो ये डिसीजन होते ही ये नाउन बन गया। तो मतलब कि वर्ड शिफ्ट को कैसे कर रहे हैं? एक नाउन से दूसरे नाउन में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? नाउन को चेंज करने की जो प्रोसेस है, ये आपको वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सब यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एसेंशियल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशंस में हम लोग क्या करते हैं? ये भी समझिए। देखिए, जब हम लोग ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, उसमें से कई चीज़ ऐसे होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस के लिए आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, अपनी बात स्पष्ट और सही तरीके से रखना चाहिए। समझ में आ गया? कभी भी ग्रुप डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ग्रुप डिस्कशंस में आपको कॉन्फिडेंस भी आपका देखा जाता है, कॉन्फिडेंस भी आपका होना चाहिए, है ना? ठीक है? तो आप जो भी बात बोल रहे हैं, उनमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बात 100% सत्य है। बिना घबराए आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। समझ में आ गया? उसके बाद लिसनिंग स्किल्स आपकी सही होना चाहिए। कुछ भी वहाँ बोला जाए, तो वो लिसनिंग स्किल्स वो आपका परफेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक? उसके बाद आपका है नॉलेज ऑफ द टॉपिक, ठीक? नॉलेज ऑफ द टॉपिक। जो भी टॉपिक आप बोलेंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक के बारे में आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जो भी टॉपिक मान लो बहुत सारे ऐसे चीज़ हो सकते हैं ना, जैसे कि आप कहीं जाने का बात कर रहे हैं या फिर किसी से मिलना है या फिर कोई जॉब कोई बिज़नेस पे बात करना है। तो ये सब क्या है? उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कुछ बात कर पाएँगे, ठीक है? और और देखो टीम में जितने भी ग्रुप डिस्कशन के अकॉर्डिंग जितने भी वहाँ पे टीम में लोग मेंबर्स होंगे जैसे 4, 5, 10 तो सबके अकॉर्डिंग बात करना होगा। सबको सम्मान करना होगा, रिस्पेक्ट करना होगा, है ना? लॉजिकल थिंकिंग रखना होगा, ठीक? तो इस तरह से आपका होगा ग्रुप डिस्कशंस। समझ में आ गया? तो ग्रुप डिस्कशंस का एसेंशियल ऑफ ग्रुप डिस्कशन समझ के ये सब ये एसेंशियल थे। तो आपने समझ लिया तो ये भी आपका कंप्लीट बाकी यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे कंप्लीट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग आपका नेक्स्ट है इसमें क्या समझ लेंगे तो ये सब क्या है इसमें क्या होता है जब किसी चीज को आप रीड करेंगे पढ़ते वक्त लिखे हुए चीजों को जब पढ़ते हैं उसको समझते हैं तो वहां पे आपको क्या तो इसके रीडिंग के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें विशेषता की बात करें तो वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलता है ना अंडरस्टैंडिंग जब भी किसी चीज का अंडरस्टैंडिंग करते हैं ठीक है जब भी किसी जगह अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तभी उस चीज़ को हम क्या करते हैं अपने आप में ऑब्ज़र्व कर पाते हैं ना? और क जब भी आप रीडिंग करेंगे दूसरा आपको फ़ोकस करना होगा कंसंट्रेशन को, ठीक है? क्या? कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन को, ठीक है, कंसंट्रेशन को देखना होगा, यानी ध्यान लगाकर पढ़ना होगा। वोकैबुलरी डेवलपमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो न्यू वर्ड्स है आपके लिए उसे समझना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश रीडिंग करते वक्त बहुत सारे ऐसे न्यू न्यू वर्ड्स आ जाते हैं जो आपको पता नहीं होते हैं, तो वो भी आपका सही होना चाहिए, उसे भी आपको नोट करना है, समझना है, जानना उनके बारे में। और नॉलेज का इन्हेंसमेंट होना चाहिए, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो जो भी चीज़ आपको सही लगे, पढ़ते वक़्त आपको सीखना है कुछ, ये नहीं कि भाई सिर्फ़ पढ़ रहे हैं। और रीडिंग करते वक़्त क्रिटिकल थिंकिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग करते वक़्त क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो रहा है तो फिर बेकार ही है। ठीक, उसके बाद इंस्पिरेशन इंटरप्रेशन, तो इंटरप्रिटेशन मतलब भी आप समझो कि व्याख्या, मतलब आप जिस चीज को समझ रहे हो ना, जिस चीज का रीडिंग कर रहे हो, तो वो आप किसी और को अगर सुनाओगे ना, उन्हें समझ आना चाहिए, उनको आप पढ़ोगे, अगर आप खुद नहीं समझोगे किसी और को समझा पाओगे नहीं ना। क्या समझे, क्या समझे रीडिंग का मतलब भाई? तो जब हम किसी पुस्तक, किसी बुक को, किसी न्यूज़पेपर को, ठीक है, किसी नॉवेल्स को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और नए विचार सीखते हैं, तो यही हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, रीडिंग होता है, रीडिंग की विशेषताएं होती है ना? तो ये भी आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में है फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। अब ये क्या होते हैं भैया? मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि पढ़ने का गलत तरीका, गलत आदत, ठीक है? तो पढ़ने का गलत आदत बहुत सा होते हैं, बहुत से तरीके से होते हैं। जैसे मान लो कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो जल्दी रीडिंग टू फास्ट, तो एक गलत तरीका मैं हैबिट बताता हूँ। पहला तो आप समझ लो रीडिंग टू फास्ट। अगर हम लोग फास्ट रीडिंग करेंगे ना, रीडिंग टू फास्ट, तो अगर फास्ट रीडिंग करेंगे तो जल्दी-जल्दी पढ़ने के चक्कर में हमको समझ नहीं आएगा क्या बात है, क्या नहीं, है ना? और रीडिंग टू स्लोवली भी बेकार है, मतलब कि रीडिंग टू अगर स्लोवली करेंगे तो पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, कहानी को खत्म करने में बहुत समय लग जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। और दूसरा आपने क्या देखा? रीडिंग टू स्लोवली, यानी बैड हैबिट्स समझ लो इसका, रीडिंग टू स्लोवली। तो धीरे-धीरे भी रीड नहीं करना है। ये भी बैड है, उनके लिए फॉल्टी है। एंड लिप मोमेंट, थर्ड आपका पॉइंट इसमें आ जाता है, लिप मूवमेंट, ठीक है? लिप मूवमेंट मतलब कि होंठ हिलाकर पढ़ना, मतलब पढ़ते समय होंठ हिलाना जिससे गति कम हो, मतलब कुछ से कुछ, या पढ़ते समय मस्ती करना, बार-बार बार-बार पीछे चले जाना, तो ये सब क्या है? ये सब भाई, ये तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मज़ाक कर रहे हैं। पढ़ते वक़्त कहीं और देखना, पढ़ते वक़्त किसी से बातें करना, पढ़ते वक़्त गाना सुनना, तो ये सब क्या है भाई? फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, पढ़िए। फॉर्म्स ऑफ डिस्कर्स में आप समझिए कि यहाँ पे क्या होता है, डिस्कर्स का मतलब समझना पहले। डिस्कर्स का मतलब क्या होता है भाई, कि किसी विषय पर विचारों को बोलकर या फिर लिखकर व्यक्त करना, ये क्या होगा? डिस्कर्स, ठीक, डिस्कॉर्स। तो ये समझ में आ गया। अब देखो ये कौन कौन से होते हैं डिस्कर्स? देखिए, डिस्कर्स होते हैं आपका, पहला समझ लीजिए नरेटिव, इसो नरेशन, ठीक है, नरेशन यानी कि वर्णनात्मक, ठीक। दूसरा दूसरा वर्णनात्मक मतलब क्या, कि किसी घटना या कहानी को बताना, या उदाहरण, कहानी या फिर आत्मकथा। तो इस तरह से ये भी डिस्कोर्स के मतलब है, या उसे आप समझा रहे हैं, ठीक है, नरेशन दे रहे हैं। उसके बाद आपका सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिले वहां देखो, सेकंड आप इसको ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन को भी आप क्या बोलेंगे, डिस्कोर्स बोलेंगे। थर्ड आप बोल सकते हैं डिस्कोर्स किसको? एक्सपोजिशन, व्याख्या करना, व्याख्यात्मक, ठीक है, एक्सपोजिशन। तो ये भी आपका क्या है? डिस्कोर्स है। समझ आ रहा है?
उसके बाद इसमें से आप फोर्थ ये भी बोल सकते हैं, आर्गुमेंटेशन। ठीक है, इसको भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से और भी एक आप बोल सकते हैं persuasion। तो persuasions भी आप बोल सकते हैं, फिर persuasions भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है भाई? ये सब ही आपका क्या है? फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स, फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स क्या समझे? नरेशंस, डिस्क्रिप्शंस, एक्सपोजिशंस, आर्गुमेंटेशन, पर्सुएशंस। तो ये सब क्या है? डिस्कोर्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका आया है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना है टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर वाला को एक लेटर लिखना है, न्यूज़पेपर में आपको देना है, ठीक है। तो कंप्लेनिंग अगेंस्ट टू द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी और योर लोकेलिटी। तो आपने क्या समझा? क्वेश्चन का मतलब समझे कि अपने इलाके में बार बार बिजली, है ना, कटने की जो शिकायत है वो आपको अखबार में देना है, ठीक है। तो अखबार में देना है, कैसे आप देंगे? ऐसा सिचुएशन जब आता है तो आप कैसे अखबार में प्रकाशित करेंगे? तो आप पहले तो लिखोगे सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट मिस हो रहा है। सब्जेक्ट लिखोगे कंप्लेंट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन योर लोकेलिटी। ठीक, तो ये दे दिया। उसके बाद जब भी आप किसी एडिटर को देते हैं, तो आप वहाँ पे कोई भी, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जिसे भी आपको जिस पर प्रकाशित करना है, तो इसी प्रकार आपको लिखना है टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। जो डेट रहेगा, डेट लिखोगे, सर या मैडम, इस तरह से लिखोगे। देन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे क्या आपका सिचुएशंस है। देन लिखने का जो तरीका है वो इसी प्रकार रहेगा। आप देख लो, समझ लो, है ना? इसी प्रकार आपको लिखना है। लास्ट में और स्टार्टिंग में आपको बढ़िया से देखना है, ठीक है। और लास्ट में कुछ इस प्रकार आपको प्यार से आपको लिखना है, प्यार से समझना है, ठीक। अपना एड्रेस वेड्रेस भी थोड़ा सा इसमें मेंशन करना है ना, क्योंकि वो मैं यहाँ पे बॉडी में आप मेंशन कर ही लोगे। सो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे राइट अ ग्रुप डिस्कशंस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स अमॉन्ग्स्ट अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स। तो देखिए, कोई भी 5 स्टूडेंट्स को लेकर इन टॉपिक पर आपको ग्रुप डिस्कशंस करने हैं ना। जैसे ये फर्स्ट में आपका है लर्निंग थ्रू ऑनलाइन मोड। इनको इनको टॉपिक बनाना है, इसी टॉपिक पर किसी 5 स्टूडेंट्स को लेकर क्या करना है? ग्रुप डिस्कशन करना है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर किए गए हैं, देख सकते हो। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट है आपका अमन, कह रहे हैं, अमन क्या कह रहा है कि इन टूडेज डिजिटल एज ऑनलाइन लर्निंग हैज बिकम वेरी important. It allows students to access education from anywhere, which is especially helpful for those in remote areas. कह रहे हैं आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। यह छात्रों को कहीं से भी शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है, जो विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनके लिए मददगार है। ठीक। स्टूडेंट दूसरा कहते हैं नेहा नाम की, आई एग्री अमन, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट्स can learn at their own pace and revisit recorded lectures whenever needed. तो नेहा कहती है, मैं आपसे सहमत हूं अमन, ऑनलाइन कक्षाएं लचीलापन प्रदान करती है, छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं और आवश्यक पढ़ने पर क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड किए गए जो भी रिकॉर्डेड क्लास होते हैं उसे दो बड़ा भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। एंड आगे तीसरा स्टूडेंट है रवि। रवि कहते हैं कि however there are some drawbacks to not all students have access to a stable internet.
connection or proper devices which creates inequality. It means हालांकि उसके कुछ नुकसान भी है। सभी छात्रों के पास स्थिर इंटरनेट कनेक्शन या फिर उपयुक्त उपकरण उपलब्ध नहीं है, जिससे असमानता पैदा होती है ना? आगे स्टूडेंट 4 कहते हैं। स्टूडेंट 4 है पूजा। That's true. Also, online learning reduce face-to-face interaction, which can affect communication skills and emotional development. पूजा क्या कह रही है कि यह सच है, रियलिटी है कि रियलिटी है ये कि साथ ही जो ऑनलाइन शिक्षा है, शिक्षा के सामने आमने-सामने की बातचीत कम हो जाती है कि नहीं? तो मतलब रियल फेस के अकॉर्डिंग हम लोग बात नहीं कर पाते हैं और हाँ, जिससे क्या होता है जो कम्युनिकेशन स्किल है होता है और भावनात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं वो प्रभावित होते हैं। अब देखिए लास्ट स्टूडेंट 5 देखिए क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट 5 क्या कह रहा है देखिए। उनका कहना है बट वी कैन नॉट इग्नोर इट्स बेनिफिट्स इट सेव्स ट्रैवल है ना ट्रेवल टाइम and offers a wide range of courses from different institutions and teachers worldwide है ना तो कह रहे हैं पांचवा स्टूडेंट राहुल लेकिन हम इसके फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं इससे यात्रा का समय बचता है और दुनिया भर के जो विभिन्न संस्थान हैं और शिक्षक हैं वो इनको इनके द्वारा अ, कई तरह के ये क्या कहते हैं पाठ्यक्रम हमें क्या होते हैं प्राप्त होते हैं कोर्सेस हमें प्राप्त होते हैं अंडरस्टैंड एंड अमन कह रहा लास्ट में इसको मिलाने के लिए बात को तो यस एंड इट्स आल्सो encourages students to become more independent and responsible for this learning है ना अमन क्या कह रहा है भाई लास्ट में कि हाँ और यहाँ और यह जो छात्र है कह रहे हैं कि हाँ और और छात्रों को और जो कि यह छात्रों को अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक स्वतंत्र बनाते हैं एंड जिम्मेदार बनने में भी इसके लिए जिम्मेदार इन रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए भी मदद करते हैं ठीक है ऐसी लर्निंग एंड अब देखो नेहा कह रही है नेहा क्या कह रही है भाई Still, maintaining discipline during online classes can be challenging due to distractions at home. फिर भी घर पर होने वाले जो व्यवधान हैं जो व्यवस्था है हमारे पास उनके कारण ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान अनुशासन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है सही बात है मतलब कि अगर हम घर में पढ़ रहे हैं तो घर में तो हम सीख रहे हैं घर में हमें डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी चीजें आ जाते हैं ना जैसे कि घर में भाई बहन है ना तो बहुत सारे अगल बगल तो ये सब हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं जिसके वजह से हम अनुशासन में भी नहीं रह सकते ठीक है ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है रवि कह रहे हैं देयर फॉर अ बैलेंस अप्रोच कंबाइनिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग माइट बी द बेस्ट सॉल्यूशन रवि कह रहे हैं इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा को मिलाकर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना सबसे अच्छा समाधान हो सकता है ठीक एंड पूजा कह रही है आई एग्री ब्लेंडेड लर्निंग कैन हेल्प ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ बोथ मेथड्स मैं सहमत हूँ मिश्रित शिक्षण दोनों विधियों को ये दोनों शिक्षण मिलकर दोनों विधियों की सीमाओं को दूर करने में मदद कर सकता है राहुल कह रहे हैं कि इन कंक्लूजन ऑनलाइन लर्निंग इज यूजफुल बट नीड्स फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट टू बी ट्रूली इफेक्टिव है ना राहुल अंत में कह रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा उपयोगी है लेकिन वास्तव में प्रभावी होने के लिए उचित प्रबंधन और समर्थन की क्या आवश्यकता है हो गया ये आपका कंप्लीट अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 रोल ऑफ मीडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन है ना यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मीडिया की भूमिका स्टूडेंट फर्स्ट अमन कह रहे हैं कि आप देखो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसका भी लेना चाहिए ले सकते हैं तो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन टुडे इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ वास्ट amount of information
वेस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं थ्रू टेलीविजन द इंटरनेट एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स। अमन क्या कह रहा है कि आज शिक्षा में मीडिया और मीडिया जो है कि मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशाल मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। ठीक। नेहा क्या कह रही है? Yes, it makes learning more interesting and interactive education. Educational videos, documentaries, and online lectures help students understand concept more clearly. हाँ, इससे सीखना अधिक रोचक और संवादात्मक हो जाता है। शैक्षिक जो एजुकेशनल जो वीडियोस हैं एंड डॉक्यूमेंट्रीज है, पीडीएफ समझ लो जिसमें ऑनलाइन लेक्चर्स है, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समझने में, है ना? रवि कह रहा है भाई आई एग्री बट सम टाइम मीडिया कैन आल्सो बी डिस्ट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स में स्पेंड मोर टाइम ऑन entertainment rather than educational content। तो तीसरा छात्र कह रहा है यहाँ पे कि मैं सहमत हूँ लेकिन कभी-कभी मीडिया ध्यान भटकाने का काम भी करता है। छात्र शैक्षिक सामग्री की तुलना में मनोरंजन पर अधिक समय बिता सकते हैं। ठीक है। चौथा स्टूडेंट पूजा, दैट्स ट्रू बट सही से if used wisely, media can enhance creativity and critical thinking. It also helps students stay updated with current events। यह सच है, लेकिन अगर इसका बुद्धिमानी से उपयोग किया जाए तो मीडिया रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को बढ़ा सकता है। यह छात्रों को वर्तमान घटनाओं से अवगत करने में भी मदद करेगा। ठीक है। एंड पांचवा स्टूडेंट क्या कह रहा है भाई? Another advantage is that media connects students globally. They can attend online classes, webinars, and interact with experts from different parts of the world। यानी कि एक फायदा यह है कि मीडिया छात्रों को वैश्विक स्तर पर जोड़ता है। वे ऑनलाइन कक्षाओं, वेबिनार में भाग ले सकते हैं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विशेषज्ञ से, है ना, एक्सपर्ट से भी क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। Aman, moreover, digital platforms support self-learning and provide various study materials easily। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म स्व अध्ययन को बढ़ावा देते हैं और विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध कराते हैं। नेहा कहती है टीचर्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम मीडिया एज दे कैन यूज मॉडर्न टूल्स टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। तो शिक्षकों को मीडिया से लाभ होता है क्योंकि वे आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। सो रवि कहते हैं सो प्रॉपर गाइडेंस नेसेसरी टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स यूज मीडिया प्रोडक्टिवली। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए उचित मार्गदर्शन आवश्यक है। छात्र मीडिया का उत्पादक रूप से उपयोग करते हैं। पूजा, हाँ, बैलेंस्ड यूज ऑफ मीडिया इज द की। मीडिया का संतुलन उपयोग ही क्या है भाई, कुंजी है। और अंत में राहुल कहते हैं कि इन कंक्लूजन मीडिया इज पावरफुल एजुकेशनल टूल्स इफ यूज्ड इन द राइट वे, है ना? तो राहुल क्या कह रहे हैं? सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर मीडिया एक शक्तिशाली शैक्षणिक योग्य उपकरण है। सो ये समझ गए। इसी प्रकार आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्रिएटिविटी एंड डेडलाइंस। ठीक है। और इसका भी आप यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हैं, ये आप लोग देखिए। ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट अ पैराग्राफ फॉर अ ट्रेवल मैगजीन डिस्क्राइबिंग योर सिटी टू अ फॉरेन visitor. You may add physical description including location layout, geographical and architectural features along with refers to history.
तो देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन में कि किसी विदेशी पर्यटक के लिए अपने शहर का वर्णन करते हुए एक यात्रा पत्रिका लिखना। यात्रा का मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब करना है और एक पैराग्राफ में लिखना, मतलब एक अच्छा से। और आप उसके लिए आप अपना स्थान, लेआउट, भौगोलिक और स्थापत्य विशेषता सहित अलग-अलग चीज़ों का डिस्क्राइब आप कर सकते हो, है ना? तो इतिहास का संदर्भ में भी इसको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है और इनका आंसर आपको यहाँ पर लेना है। देखिए, अब आपको ना मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ना वीडियो को देख ही ले, समझ लें क्या बात है। अब सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट कहाँ होगा? आप इस पीडीएफ को परचेज़ कर लेते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे आप समझेंगे अपने से, पूरा मज़ा आएगा, ठीक? यूज़ योर इमेजिनेशंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अपनी कल्पना का प्रयोग करके वाक्यों को क्या करना है? पूरा करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको क्या करना है? फिल करना है। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे जो भी लिखा है, इसको फिल करते हुए यहाँ पर बताया गया है, देखो, यहाँ देखो बताया गया ना? तो मतलब आपने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो है कि आपको कंप्लीट नहीं है, मतलब थोड़ा-सा दे दिया है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग सोच समझ के इसको पूरा फिल करना है। देन इसका आंसर आपको यहाँ से है। यहाँ से आपको आंसर ये दिया हुआ है, ठीक? फिर आपको बी नंबर भी दिया है और इसका यहाँ पर फिल किया गया है। ठीक है? इस तरह से आपका ये जून 2024 का एंड हो जाता है। उसके बाद आपका आता है दिसंबर 2024 से। तो हम लोगों ने अभी क्या किया भाई? ये जो अभी स्टार्टिंग में किया था, ये कौन-सा था? आप लोग देखिए, ये हम लोगों ने जून 24 का क्या किया? कंप्लीट कर लिया। देन इसी का नेक्स्ट आपको फिर देखो, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या है आपका? ये है आपका दिसंबर 24। तो 2 साल का यहाँ पे हो गया और 1 साल आपको आप अपना जो मैंने अभी दिसंबर 2025 का बताया उनका, ये 2 आपको 3 आपको करना है। 2 यहाँ हो गया, तीसरा मैंने आपको दिसंबर 25 का बताया, ये तीनों आपको एग्ज़ाम में करके जाने हैं। और ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और ये आप लोग जाके परचेज़ कर लीजिए ये पीडीएफ को। पीडीएफ को परचेज़ करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे ईज़ी लैंग्वेज में सारा लिया गया है। एग्ज़ाम बहुत ही बेस्ट जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी डाउट हो, अपना डाउट को ज़रूर बताएँ आप लोग, कमेंट करें, समझाएँ हमें, है ना? और समझें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जब तक एग्ज़ाम नहीं दे देते तब तक मैं आपके साथ ही हूँ, आपके साथ खड़ा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड जाइए व्हाट्सएप से पीडीएफ को परचेज़ कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। उनके थ्रू आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, इसे परचेज़ कर सकते हैं और ईज़ी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम देने से पहले अच्छा-सा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एंड होता है और जाइए व्हाट्सएप से पीडीएफ परचेज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो भी डाउट हो, जो भी कमेंट हो, आप करिए और उसका मैं कोशिश करूँगा जल्दी से पूरा करने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांसलेशंस बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।